अभी आप सबको बता दो या मैसेज कर दो कि कोई कॉल ना करे। मुझे कॉल करा था अभी राजा दीक्षित ने, CRC सेक्शन। वो फोन कट जाता है ना उससे। आवाज आ रही है तुम लोगों को? किस? ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। 20 लोग हो गए, 21 लोग हो गए हैं, वो आते रहेंगे अब, ठीक है। 10-5 मिनट लेट भी हो जाएगा ना। तो अपन एक काम करते हैं कि स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो तुम लोगों ने जो इंग्लिश का हम PPT डालते हैं उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, ठीक है। और उसमें मतलब देखते रहा करो, फिर हिंदी वाला लेक्चर तो मिल ही जाता है तुम लोगों को, तो थोड़ा इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होगी। एकदम हिंदी के पीछे मत भागना। हम तो शुरू वाली क्लास से कह रहे हैं तुम लोगों को, है ना, कि कोशिश करो, है ना। हम चाहते हैं कि इसमें हिंदी वाले सेक्शन में कम से कम स्टूडेंट हों और वो इंग्लिश में आए, इम्प्रूवमेंट होगा तुम्हारा। तो कोशिश करते रहो, धीरे धीरे होगा सब। अभी तो आपको लोगों का सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर है ये, तो हो जाएगा वो, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं। उसमें हिंदी का था कि ब्रिंजल की प्रोडक्शन, साइंटिफिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हिंदी में। तो उसका भी स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है कि जो भी आप लोगों का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है ब्रिंजल की और टोमेटो की तो हिंदी में हमने करवा दिया है। उसमें बेसिकली आपको समझना होता है कि बेसिकली उसमें क्या चीज़ें हैं। इंग्लिश और हिंदी में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं उसमें। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो तो आप लोगों का सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे? आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? हेलो? हाँ। जब जब हम पूछेंगे तो जवाब देना, बाकी म्यूट रखना, है ना। क्योंकि हम तुम लोगों को उसके बारे में बताते रहेंगे, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो अपने मोबाइल में PPT भी खोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास PPT होगी, है ना। PPT है इसकी ब्रेंजल वाली। अगर PPT है तो आप लोग खोल लीजिए उसको थोड़ा सा, नहीं तो फिर हम हिंदी में बताएंगे तो आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि दिख नहीं रहा है ना। क्योंकि दिख नहीं रहा होगा वो आप लोगों को ज़्यादा, है ना। तो प्रेजेंट हम करें या तुम लोग करोगे? PPT दिखाई दे रहा है किसी को? सबको दिख रहा है PPT? PPT दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? कोई PPT शेयर कर सकता है वहां से? नहीं। शैलेंद्र जी कोई है? करो 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 करो। क्योंकि हमारी PPT शेयर नहीं कर रही। बस PPT स्लाइड चेंज करते रहना, है ना, और कुछ नहीं करना है। सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब क्या है, आप लोग को दिखता रहेगा, थोड़ा सब लोग देखते रहेंगे वहां पे, है ना। बस जब हम बोलेंगे तो उसको नेक्स्ट कर देना, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो इसका सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि हिंदी में ही इसमें क्या करना है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेंगी, जैसे बॉटनिकल नेम है, फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन प्लेस है। ओरिजिन प्लेस को अपन हिंदी में बोल सकते हैं उसको उत्पत्ति स्थान क्या है। थोड़ा बोलने में भी ऑड लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हिंदी हो रही है। तो कुछ चीज़ों को आप टर्मिनोलॉजी जो है वो आप लोग हिंदी इंग्लिश में रखो थोड़ा थोड़ा, तो आप लोगों के थोड़ा काम भी आएगी इन फ्यूचर, है ना। तो लिख लिख के देखो, पढ़ पढ़ के देखो। कोशिश करो कि इंग्लिश टर्म्स को ज़्यादा यूज़ करो, है ना। हिंदी से कुछ नहीं होना चाहना है पेपर में, तो आप लोग लिख ही लोगे, है ना, अच्छे से लिखते हो वैसे हमने देखा है पिछली बार। लेकिन कोशिश करो कि हेडिंग्स जो हैं वो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे आप लोग डिटेल में जाना शुरू कर दोगे। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके उत्पत्ति स्थान इंडिया है इसका। और इसको नॉर्मली जो कॉमन नेम, इसको एग प्लांट भी बोलते हैं। इसमें नीचे है, ब्रिंजल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉपुलर वेजिटेबल इन नॉर्थ इंडिया।
नॉर्थ इंडिया की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स में इसकी काउंटिंग होती है ब्रिंजल की। तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी होता है, लोग खाते भी हैं। सभी लोगों के घरों में टेस्ट होता है, तुम लोग सभी खाते हो, ऑल इंडिया में कहीं से भी होगे तुम लोग तो भी आप ब्रिंजल ट्राई किए होंगे, खाया होगा आपने सभी ने। तो इसको ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इंडिया के किसी भी पार्ट में हो जाता है। ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट, ऑल रीजन एक्सेप्ट इन द हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड हिल्स है, जम्मू कश्मीर है, जो सी लेवल इनका ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर की वजह से। आप लोग को आवाज़ आ रही है शिवम? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, जहाँ पे मतलब अ, जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी फ्लावर और फ्रूट सेटिंग अच्छी नहीं होती है। और प्लांट्स को जब टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो वो ग्रो नहीं कर पाता है वहाँ पे। इसमें जो सबसे अच्छी जानने वाली चीज़ ये है कि आप लोग वहाँ पे इसको ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर अगर कहीं पे है किसी भी स्टेट में, किसी भी रीजन में, तो आप वहाँ पे इसको ग्रो कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, मतलब इसकी पोषक तत्व क्या है कि जिसमें इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। क्या इसकी वजह है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। तो मोस्टली इसका जो जो गुड सोर्स जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंस होता है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, विटामिन्स है। अगर विटामिन्स की बात अगर ज़्यादा की जाए तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो ब्लड से रिलेटेड होती हैं, वो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा परसेंटेज या ग्राम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये मोस्टली इसी के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो ब्रिंजल में जो बिटरनेस होती है, ये जेआरएफ की क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। आप लोग कोई भी अगर जेआरएफ पढ़ रहा है, थोड़ा सा भी अगर पढ़ रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा याद करते रहना। तुम लोग शॉर्ट नोट रखा करो, हम फर्स्ट ही वेबिनार से बोल रहे हैं कि आप लोग एक नोटबुक रखा करो बगल में, जिसमें आप नोट कर सको कोई भी टर्म्स को, जो मतलब समझ में नहीं आए तो बाद में फ़ोन करके भी पूछ सकता है कोई भी, यहाँ भी पूछ सकता है। और इसमें जहाँ हम ये बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको तुम लिख सकते हो वहाँ पे। और ये इन फ्यूचर ब्रिंजल से, जैसे सपोज हम ब्रिंजल पढ़ा रहे हैं, तो ब्रिंजल से आपको वो, जैसे हमने बहुत बताया कि इम्पोर्टेंट है ये, तो अगर आपने वो नोट कर लिया तो आपको एक क्वेश्चन बुक बन गई वो, कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। समझ रहे? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, हाँ, हाँ। आवाज कट रही? वैसे यार हम बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, बिल्कुल सही बैठे हैं एकदम। नेटवर्क भी सही है ऑलमोस्ट। थोड़ा ट्राई कर लिया करो इधर उधर, है ना, थोड़ा हो जाएगा। तो इसमें मोस्टली हम आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस, इसके लिए हम इसे मोस्टली कंजप्शन करते हैं, इसका खाते हैं ऐसे। और इसकी जो ब्रिंजल की जो बिटरनेस है वो ग्लाइको एल्कलॉइड से होती है। ग्लाइको एल्कलॉइड्स एक कंटेंट होता है जो ब्रिंजल में वैसा रहता है, जब खाएंगे आप तो थोड़ा सा कड़वानेस टाइप का रहता है, बिटरनेस रहती है। जैसे हम खाएंगे तो एक अलग टेस्ट आता है, खाने में भी वो अच्छा लगता है। बिटरनेस से मतलब ये नहीं है कि वो खाने में आपको टेस्टी नहीं लगता है। टेस्ट में और बिटरनेस में मतलब थोड़ा आपको जो अलग दिखता है, टेस्ट आता है जिसमें बिटरनेस का, वो ग्लाइको एल्कलॉइड्स की वजह से होता है। ये जेआरएफ में आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा, नेट के एग्जाम में भी आता है, कोई सिविल की अगर तैयारी करता है तो उसमें भी आता है। अगर इसमें आप इसकी मात्रा देखेंगे तो 20 ग्राम पर 100 ग्राम जो फ्रूट्स होता है आपका, उसमें 20 ग्राम ये बिटरनेस के लिए ग्लाइकोलाइड्स प्रेजेंस होता है। ये मोस्टली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो उड़ीसा है, जैसे बिहार है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल, यूपी, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी होता है ये। यहाँ इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और
इसमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम वैरायटीज़ में। तो वैरायटीज़ में हमें मोस्टली वैरायटी को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो इसमें वैरायटी तीन टाइप की होती हैं। पहली तो होती है आपको राउंड टाइप की वैरायटी, सभी लोगों ने देखी होंगी। अगर किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे तो वो पूछ सकता है ना। और मतलब कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो पूछ सकता है, क्योंकि अपने पास काफ़ी टाइम है, 1 घंटा रहता है इसमें, आराम से आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। पीपीटी लेट हो गई क्या राना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बैंगन का ही है, थोड़ा लेट हो गए तुम, ठीक है। और समझ जाना, इसमें लिखा भी रहता है, बीच में पढ़ते रहना, बताते रहेंगे हम, ठीक। वीडियो अपना बंद कर सकते हो तुम, वीडियो बंद करोगे तो तुम्हें क्लियर आवाज भी आएगी, सब कुछ आएगा। सभी लोग बंद कर सकते हो वीडियो। और ये जो ब्रिंजल है, इसमें राउंड टाइप की वैरायटीज होती हैं। जैसे इम्पोर्टेंट वैरायटी है राउंड, अगर किसी को लगाना है तो पूसा पर्पल राउंड है, पंत ऋतुराज है, अर्का नवनीत है। अर्का नवनीत भी इम्पोर्टेंट वैरायटी है, जो कि आपकी कहाँ से रिलीज होती है अर्का नवनीत? कोई बताएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बैंगलोर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईएचआर बोलते हैं। कैसे बताया तुमने कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है? अर्का, अर्का सीरीज की सारे वैरायटीज आईएएचआर बैंगलोर से रिलीज होती है, ठीक है। पंत ऋतुराज ये कहाँ से रिलीज होती है? पंत सीरीज वैरायटी पंतनगर से। पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम क्या है पूरा? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ठीक है ठीक है, हमें समझ में आ गया, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते रहो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। है ना? पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, जो जो हम बता रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा जूम करो तुम्हारी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप कुछ नहीं करो, तुम प्रेजेंट कर बस, वो उसको नेक्स्ट करते रहो। मत करो जूम, जूम मत करो तुम जूम मत करो, वो दिखाई नहीं दे रही है, जूम मत करो, अनजूम करो उसे। बस 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 बस, कुछ मत करो, और अनजूम करो थोड़ा एक बार। बस ठीक है ठीक है ठीक है, अब कुछ मत करना, सिर्फ नेक्स्ट करते रहना, और कुछ नहीं करना। ठीक है। उसके बाद राउंड वैरायटी हो गई, उसके बाद आपकी आती है लॉन्ग वैरायटी। लॉन्ग वैरायटी में आती है मेघा ब्रिंचल वन है, और आर सी एम बी एल वन के नाम से जानते हैं। पहले क्या होता है कि वैरायटी का एक निकनेम वो होता है, एडवर्टाइज होता है वो। हाँ करो थोड़ा सा बड़ा भाई, ज्यादा छोट, तुम अपने यहाँ भी जूम कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट अपने फोन से भी जूम कर सकता है उसे वहीं से, आपको दिख रहा है। ये ज्यादा मत करो, ज्यादा मत करो, ज्यादा मत करो तुम। अपने अपने फोन पे भी जूम कर सकते हो, आपकी स्क्रीन जूम हो जाती है सभी की। उसके बाद आती है मेघा ब्रिंजल वन है, जिसको आई सी आर सी एम आर सी एम बी एल वन के नाम से जानते हैं। ये आर सी एम बी एल वन क्या होता है कि ये पहले जब स्टार्टिंग में वैरायटी रिलीज होती है तो उसके एक कोडिंग सिस्टम होता है ना। तो वो कुछ दिन तक उस नाम से भी वो पॉपुलर होती है, और फिर उसको जब उसका नोटिफिकेशन हो जाता है वैरायटी का, तो वो असली नाम से आ जाती है, जो नाम उसे साइंटिस्ट देते हैं, वो जिनकी वैरायटी होती है वो उसको देते हैं नाम, और वो पब्लिश नोटिफिकेशन हो जाता है उसका। उसके बाद आती है पूसा पर्पल लॉन्ग है, ये लॉन्ग वैरायटीज हैं सारी, पूसा सीरीज वाली आपको पता होगा कहाँ से रिलीज होती हैं। पूसा पर्पल क्लस्टर है। पूसा पर्पल क्लस्टर का मतलब है जो पर्पल दिख रहा है इसमें, तो पर्पल का मतलब है जो उसकी ज्यादा उसका जो पर्पल कलर होता है, वो बैंगनी कलर थोड़ा अलग होता है, पर्पल कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है अलग, थोड़ा सा बोलते तो उसी को, लेकिन वो डिफरेंट कलर भी होता है थोड़ा सा उसका। तो डिफरेंट टाइप की थोड़ी, एक ब्लैक कलर का भी बैंगन मिलता है, वो है सब पर्पल कलर ही, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। जो अगर पूसा पर्पल क्लस्टर है तो वो उसमें पर्पल कलर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पूसा क्रांति है, ये बहुत बेहतरीन वैरायटी है पूसा क्रांति, ये इसने तो इसकी तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी प्रोडक्शन है।
तो इसको बहुत लोग लाइक करते हैं, खाते हैं। ये सभी स्टेट में ग्रो हो जाती है ऑलमोस्ट। अर्कासील भी है, ये आईसीआर से रिलीज होती है वैरायटी। पंत सरनाथ है, ये भी पंतनगर की रिलीज वैरायटी है। पंजाब सदाबहार, मेघा ब्रिंजल 3, ये भी मेघा सीरीज की वैरायटी। आप लोग बताना हमको कि ये कहाँ से रिलीज होती है। आप बताएंगे इसको पता करके हमें अगली क्लास में, जब हमारी हिंदी की क्लास होगी अगली, तो आप लोग बताओगे कि मेगा ब्रिंजल, मेगा सीरीज वैरायटी कहाँ से रिलीज होती है। और पंजाब सदाबहार जो वैरायटी है वो तो पता ही है, उसमें लिखा है। हाँ, कभी भी कर सकते हैं इसे, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसको किसी भी सीजन में कर सकते हैं, पूरे साल। एक क्रॉपली बैंगन की जैसी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा दिख, नाम से भी डिनोट होता है कि कोई भी चीज़ क्या है, कहना चाह रही है वो। और मेघा का मतलब ये होता है कि जिस जो बारिश के सीजन में अगर कोई हम वैरायटी रिलीज कर रहे हैं, बारिश के सीजन में उसका अच्छा परफॉर्मेंस है, जैसे रेनी सीजन है, सारे वैरायटी अगर आप लगा देंगे तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हैवी रेनफॉल के लिए ये सुटेबल वैरायटी है ना। तो मेघा ब्रिंजल 3 भी है, मीडियम साइज में मेघा ब्रिंजल 2 भी है, और ये लॉन्ग में तो है ही। चलो नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट। उसके बाद हम आते हैं सॉइल क्लाइमेट में। सॉइल क्लाइमेट में हम सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे किस टाइप की सॉइल होना चाहिए, कौन से रीजन में वो सॉइल है, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ पे है या नहीं है। तो सॉइल के लिए कंडीशन ये है कि ये ब्रिंजल है जो किसी भी टाइप की सॉइल में हो जाता है, चाहे आपकी सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, या रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, कोई भी सॉइल हो। लेकिन अगर और अच्छा इसका जो रिजल्ट मिला है वो सिल्ट लोमी सॉइल, जो क्ले लोमी सॉइल होती है, उसमें बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस मिलता है। अगर कहीं पे है तो वहाँ पे आप इसे ग्रो कर सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए कि वेल ड्रेनेड होना चाहिए, वो उसमें पानी नहीं भरना चाहिए जगह में, और वो पानी निकलता हो उसका अच्छे से। और वो रिच ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए उसमें। ऑर्गेनिक मैटर मतलब उसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो बढ़ा सकते हैं आप, ये तो आपके हाथ में है। ड्रेनेज और ऑर्गेनिक मैटर, ड्रेनेज के लिए आप ड्रेनेज सिस्टम बना दीजिए, नालियाँ वालियाँ बना दीजिए, और उसकी लेबलिंग करिए अच्छे से फील्ड की। उसके बाद आप ऑर्गेनिक मैटर भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको हम लास्ट जुताई से पहले जो प्लॉइंग करते हैं, लास्ट प्लॉइंग, उसके बाद हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और उसके बाद हम बेड बना लेते हैं। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि रेस्ड बेड का यूज़ करें हम किसी भी सीजन में। ओपन सीजन में अगर कर रहे हैं तो रेस्ड बेड का यूज़ करना चाहिए। पॉली हाउस में रेस्ड बेड का तो करते ही हैं, ठीक है। फ्लैट बेड हम यूज़ नहीं करते हैं। और रिच ऑर्गेनिक मैटर के साथ इसका जो पीएच है सॉइल का, वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। 7.5 होना चाहिए इसका पीएच। और उसके बाद इसकी जो जो ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी है वो सीवियर फ्रॉस्ट के लिए होती है। अगर फ्रॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फ्रॉस्ट जहाँ पड़ जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। हमने जैसे बताया था ना तुमको कि कूल सीजन जो एरियाज हैं, हाई एल्टीट्यूड्स वाले हैं, वहाँ पे फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ इसको प्रॉब्लम होती है। तो जो बेसिकली जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग द कूल सीजन desirable for the successful production, temperature is 21 to 27 degree centigrade for successful production। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कूल होना चाहिए, ठंडा एरिया होना चाहिए उसमें, डिजायरेबल है ये कूल सीजन जो भी है। लेकिन जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो 21 से 27 डिग्री हो अगर, तो वो बेहतरीन है, वो मेंटेन कर सकते हैं आप। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ये मिल जाता है, और साउथ इंडिया में भी मिल जाता है, ईस्टर्न इंडिया में भी मिल जाएगा, लेकिन वेस्टर्न में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, और हाई एल्टीट्यूड्स में प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर जाता है, और वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, फ्लावर सेट नहीं होता है, फ्रूट सेट नहीं होता है।
लो टेम्परेचर की वजह से, तो वो क्या होगा, आपकी यील्ड नहीं मिलेगी। अगर फ्लावर फ्रूट सेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन जो हाई एल्टीट्यूड्स में है वो वहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो थोड़ा बहुत। अगर जहाँ पे ज़्यादा पानी बारिश होती है, ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ पे पानी से आप उसको टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ज़्यादा कोहरा हो गया, ठंडा पड़ गया, तो उसमें फील्ड में हम एरीगेशन कर देते हैं, जिससे अपना उसका सॉइल का टेम्परेचर और प्लांट्स के आसपास का एनवायरनमेंट और फ्रॉस्ट जो है वो सब खत्म हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं दिखता है प्लांट्स के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग को क्वेश्चन अगर कोई भी पूछना है तो आप लोग नोट करते जाना, लास्ट में आप पूछ लेना उसको, ठीक है। उसके बाद हम फील्ड की प्रिपरेशन करते हैं। फील्ड प्रिपरेशन में हमें क्या करना होता है कि 2 3 जुताई जो है वो डीप प्लॉइंग करना चाहिए। डीप प्लॉइंग से मतलब है कि कल्टीवेटर से ही करना है, ना कि प्लाऊ से करना है। प्लाऊ से अगर हो सके तो गर्मी के सीजन में एक बार करना चाहिए 1 साल में, और अगर 1 साल में भी नहीं कर सकते हो तो 2 साल में करो। लेकिन डीप प्लॉइंग एक बार जरूर करना है, 2 साल में तो कर ही दो कम से कम। अगर हर बार क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ब्रिंजल के बाद भी ब्रिंजल ले रहे हैं, तो आप डीप प्लॉइंग कर सकते हैं। और 2 3 बार उसको पावर टिलर से भी उसकी प्लॉइंग कर सकते हैं। उसके बाद डन ड्यूरिंग द लास्ट प्लांट प्लॉइंग मेक फॉर द बेड, जैसे बोल रहे हैं कि आपकी जब लास्ट प्लॉइंग होती है तो उसके बाद आप बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैन फील्ड में बनाते हैं। उसकी क्या करना है कि रेज्ड बेड अगर बना रहे हैं आप तो 1 मीटर बेड होना चाहिए और 4 से 5 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। ये नर्सरी नहीं बना रहे हम, ये हम बना रहे हैं क्या, बेड बना रहे हैं फाइनल फील्ड के लिए, जहाँ पे हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है। इसीलिए ये 4 से 5 मीटर इसकी लॉन्ग लेंथ दी गई है। अगर ये नर्सरी बना रहे होते तो उसके लिए कोई वो नहीं है एरिया रिकमेंड, ये भी कोई लंबाई का कोई वो नहीं है, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लंबा भी बना सकते हैं, 5 6 मीटर 10 मीटर, अगर आपका फील्ड बड़ा है तो बना सकते हैं वो। लेकिन जो विड्थ है वो आपकी 1 मीटर ही होना चाहिए, और जो बेड की साइज है वो हाइट है वो अबव द ग्राउंड लेवल, सो वो होना चाहिए आपकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए बेड की। Sowing time, North India, Eastern Hill regions condition prone to the राउंड द ईयर, ये बोल रहा है कि राउंड द ईयर आप इसको नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल्स हैं जहाँ पे लोलैंड्स एरिया पाए जाते हैं वहाँ पे इसको ग्रो कर सकते हैं आप। राउंड द ईयर कभी भी कर सकते हैं, कभी भी शोइंग करिए, आप सीडलिंग बनाइए, नर्सरी बनाइए और प्लांट को लगा दीजिए। बेसिकली जो मेन सीजन है इसकी ब्रिंजल की वो ड्यूरिंग द जुलाई टू अगस्त है। इसकी प्लांटिंग टाइम अगस्त, जुलाई अगस्त में आप नर्सरी बनाइए इसकी, और 40 से 45 या 35 से 40 दिन के बाद आप उसकी मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसप्लांटिंग मैन फील्ड में करते हैं तो उसके बाद वो विंटर सीजन तक आपका चलेगा ब्रिंजल, 3 4 महीने तक आराम से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती रहेगी। उसके बाद हम अगर आपको सेकंड क्रॉप लेना है और ब्रिंजल की, तो सीड आर सोइंग फ्रॉम द मार्च अप्रैल। अगर ये सीजन जैसे ब्रिंजल की ख़त्म हो रही है अभी, अगर तुम फार्म पे गए होंगे अपने यहाँ पे, वहाँ पॉली हाउस के बगल में ब्रिंजल लगा हुआ था, वो 1 1.5 साल से ब्रिंजल लगा हुआ था। तो फील्ड पे अगर ब्रिंजल को लगा दो तो वो पेरेनियल टाइप का भी हो जाता है, लेकिन उसमें ईल्ड नहीं मिलती है। ग्रीन ग्रीन होता रहेगा, फ्लावरिंग भी देता रहेगा, हो सकता है एक प्लांट्स में 1 2 फ्रूट्स भी आते रहें, लेकिन उसमें ईल्ड नहीं मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, नई क्रॉप ही लगानी पड़ती है। तो जैसे हमारी ईल्ड मतलब उत्पादन, फ्रूट्स का उत्पादन, हाँ, yield मतलब फ्रूट का उत्पादन मिलता है। तो वो उत्पादन कम हो जाता है, तो अगर कम हो जाएगा तो फिर हमारा क्या मतलब रहा ब्रिंजल ग्रो करने का। तो फिर क्या करते हैं, वो नेक्स्ट क्रॉप ग्रो कर लेते हैं। तो मार्च अप्रैल में फिर से नर्सरी लगा देते हैं, तो फिर से लगा ग्रो कर सकते हैं उसे। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें नर्सरी बनाना चाहिए ब्रिंजल की। आप खुद से नर्सरी बना सकते हैं। नर्सरी बनाना हम हर क्रॉप कल्टीवेशन में बता रहे हैं आपको, हर क्रॉप की बता रहे हैं। अब
कोशिश करेंगे कि नर्सरी वाले पार्ट को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। सारे वेजिटेबल्स की नर्सरी एक ही स्टाइल में बनाई जाती है, कोई इसके लिए स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है। आप इसको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखना है कि एक तो सीड रेट क्या होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जैसे जितना आपका बड़ा एरिया है, जितने जैसे सपोज 1 हेक्टेयर के लिए लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए कितना हमें नर्सरी एरिया चाहिए, और अगर ज़्यादा लगा रहे हैं तो कितना नर्सरी एरिया चाहिए हमें, बस बेसिकली। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सीड तो हम तभी सोइंग करेंगे जब हमें ये पता हो कि हम कितने फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करने वाले एरिया में, नहीं तो पता चला कि आपका नर्सरी ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खराब हो जाएगा बीज। और अगर कम हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका फील्ड बच जाएगी। तो दो तीन चीजें हैं, बाकी नर्सरी सबकी एक जैसी बनाई जाती है जो वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली दो एक चीजें होती हैं, जैसे हमें सीड रेट है वो ध्यान रखना है कि कितना हमारा 1 हेक्टेयर के लिए। जैसे इसमें बताया है कि नर्सरी अगर रेजिंग कर रहे हैं आप, तो नर्सरी बेड तो आप सीख ही गए होंगे कि कैसा बनाते हैं, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए, 10-15 सेंटीमीटर का, 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए, लंबाई अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं। और उसमें लाइन स्विंग करते हैं जिसमें एक लाइन की जो डिस्टेंस है वो 5 से 6 सेंटीमीटर है। 5 से 6 मीटर डिस्टेंस रखते हैं लाइन का, ठीक है। पौधे में नहीं, लाइन में जैसे हमने 1 मीटर चौड़ा नर्सरी बेड बनाया, तो उसमें लाइन बनाते हैं, लाइन आड़े में। आड़ा समझते हैं ना, एक लंबाई में होता है, एक आड़े में, आड़े में हम लाइन खींचते हैं। और कोशिश करेंगे कि एक आध प्रेजेंटेशन इसी नर्सरी पे है हमारा, तो बताएंगे वो, ठीक है। जब आएगा तब अच्छे से सीख जाओगे इसको, ठीक है। तो इसमें लाइन स्विंग करते हैं हम, उससे क्या होता है कि वो हार्वेस्टिंग करने में आसानी होती है उसको, जब नर्सरी को हम हार्वेस्ट करते हैं वहां से पिकअप करते हैं, निकालते हैं वहां से, तो अगर वो लाइन स्विंग नहीं करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें बीडिंग करने में भी दिक्कत आती है, हर पेड़ डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 5 से 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, बीच बीच में जो घास है उसे निकाल ली, बाकी आपका पेड़ फ्री, है ना। तो बेसिकली हमें सीड रेट जो ब्रिंजल का है वो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के लिए 400 ग्राम सीड की आवश्यकता होती है। और हाइब्रिड वैरायटी का अगर बीज ले रहे हैं तो 200 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ के लिए आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि ओपी वैरायटी क्या होती है और हाइब्रिड क्या होती है। पता है आप लोगों को, हमने बताया है, कोई बताएगा? कोई बताएगा कि हाइब्रिड वैरायटी कौन सी होती हैं और ओपन पोलिनेटेड वैरायटी क्या होती हैं? और हाइब्रिड? हम्म हम्म। हम्म हम्म। नहीं दिख रहा ना, तुम नहीं, गलत बता रहे हो तुम। ऋ- ऋषभ तुम बताओ, हाँ। राणा। पेरेंट। पेरेंट बोलते हैं उनको। हम्म। फिर वो हाइब्रिड क्या है? तो कैसे बनेगा वो, मतलब कैसे पहचानोगे कि ये हाइब्रिड है और ये नॉन हाइब्रिड है? बाजार में गए लिखने, खरीदने। हाँ। तो लिखा रहता है हाइब्रिड, तो वो कैसे वो लिखा है, मतलब किस क्या लिखा रहता है उसमें, पढ़ा कभी? नहीं वो नहीं, तुम ये बताओ, तुमने देखा है वहाँ क्या लिखा, क्या रहता है उस पे, ये बताओ। और भी, और कोई बताएगा क्या लिखा रहता है? एक आध लोग और बताओ कोई। भैया 30 लोग हो, तुम बता रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा है, हैं?
क्या मतलब है, कुछ तो बोलो। गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हमारे साथ गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। कोई और पूछेगा तो अब नहीं बता पाओ, फिर क्या मतलब है। बताओ भाई, बताओ, जल्दी बताओ। हम्म। बोलो भाई, कोई तो बोलो। क्या डिफरेंस है हाइब्रिड में और ओपी में? पिछली बार हमने बताया थोड़ा बहुत। क्यों राठौर? बताया था हमने। पिछली बार बताया था हमने। आप बता रहे हैं, पिछली बार बता रहे हैं, फिर नहीं बताने वाले बता दे रहे हैं। चाहे लिख लेना। वाइवा में पूछते हैं हम, वाइवा में भी पूछेंगे। हम भाई जो पढ़ाएंगे वही पूछेंगे, और जो नहीं बता पाओगे नंबर नहीं देंगे, सीधी बात एक है। हमारे पास खुली बिल्कुल वो है ना। अगर आप पढ़ोगे तो नंबर पाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं पाओगे। सीधी बात एक है। ठीक है। कोई वो नहीं चलेगा। और कोई दिक्कत है तो पूछो। पूछने में क्या दिक्कत है? पूछने में शर्म आ रही क्या भाई? लड़की हो क्या? हैं? आजकल तो लड़कियां भी पूछती हैं लड़कों से ज्यादा अच्छे से। हम्म। कोई कंपैरिजन नहीं है लड़का लड़की में, लेकिन तुम लोग पूछते नहीं हो, है ना। तो वो चीज ध्यान रखो थोड़ा। क्वेश्चन अगर कहीं डाउट होता है तो पढ़ो। देखो, डाउट तब आएगा जब तुम पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो कोई डाउट नहीं आने वाला। समझ रहे बात? ओपन पोलैंड वैरायटी जो होती है और हाइब्रिड होती है उनकी जो, जैसे सपोज एक लास्ट चीज है वैरायटी। ठीक है। दूसरा क्या है? वैरायटी। कौन सी है? ओपन पोलेंटेड वैरायटी। और दूसरी हाइब्रिड। लेकिन लास्ट में तो वो क्या है? वैरायटी ही है ना। है ना। तो वैरायटी का मतलब ये है कि वैरायटी किस ब्रीडिंग मेथड से आपकी वैरायटी बनी है, उससे डिपेंड करता है कि ये वैरायटी कौन सी है। ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है या हाइब्रिड वैरायटी है। ओपन पोलिनेटेड वैरायटी की ब्रीडिंग प्रोसेस अलग होती है, और हाइब्रिड वैरायटी की ब्रीडिंग मेथड अलग होती है। समझ रहे हैं बात? ब्रीडिंग मेथड का मतलब है कि वो ब्रीडिंग प्रोसेस कौन सी है उसकी, जिससे वो वैरायटी बनी है। और हाइब्रिड का मतलब, ओपन पोलिनेटेड का मतलब है कि उसकी ब्रीडिंग प्रोसेस कौन सी है जिससे वो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी बनी है। हाइब्रिड वैरायटी में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि दो पेरेंट हैं, उनमें क्रॉस कराया, और वो पेरेंट का जो फर्स्ट जनरेशन होता है, F1 लिखा होता है उस सीड पे, जब बाजार में तुम पैकेट खरीदने गए होंगे उस पे लिखा आता है F1 हाइब्रिड। उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि F6 हाइब्रिड, F3 हाइब्रिड, या ओपन पोलिनेटेड हाइब्रिड, ऐसा नहीं लिखा होता है कभी। उसमें लिखा होता है कि F1 हाइब्रिड। तो हाइब्रिड उस वैरायटी को बोलते हैं। हाइब्रिड ओपी भी होती हैं, लेकिन F1 हाइब्रिड अगर कहीं पे लिखा है किसी भी वैरायटी में, तो वो हमारी दो, सिर्फ फर्स्ट जनरेशन का सीड है आपके पास। जो आप बीज खरीद रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन का सीड्स है। ठीक है। और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, पेरेंट्स हमारे नोन होते हैं, नोन अगर पेरेंट हमारे हैं तो फर्स्ट जनरेशन का जो सीड हमारा आया, F1 मिला, वो सीड को हम फार्मर को सेल करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा टिपिकल होती है क्योंकि इसमें सीड कम बनता है। और पेरेंट जिस कंपनी के हैं या जिस यूनिवर्सिटी के हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट के हैं, नॉन पेरेंट होते हैं, वो पेरेंट को जानते हैं, और उन्हीं पेरेंट में वो क्रॉस करते हैं, और जो F1 हाइब्रिड, F1 सीड मिलता है वो ही मार्केट में सेल करते हैं फार्मर को। तो ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन का बीज होता है, ये बहुत कीमती इसलिए मिलता है कि इसमें पता चल रहा एक टोमेटो के सीड में पांच छह ही सीड मिले, एक टोमेटो के फ्रूट में। और अगर ओपन पोलेंटेड वो वैरायटी है तो उसमें पता चला टोमेटो में बहुत सारे बीज हैं। तो हाइब्रिड जब वो बनता है तो उसमें बीज की मात्रा कम हो जाती है। तो प्रोसेस ज़्यादा होने की वजह से उसकी हाइब्रिड की सीड की कीमत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी जो सीड की मात्रा है वो कम हो जाती है, और बीज की मतलब जो रेट है, प्राइस वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए ना। दो पेरेंट नो, और वो F1 सीड होता है जो हम मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, उसे बोलते हैं F1 हाइब्रिड। क्या क्या? क्या? अभी हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, ओपन हम बता रहे हैं अभी। ठीक है। अभी हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड जो आपका है उसके पेरेंट नोन है। पता है हमको कि इस पेरेंट का करेक्टर क्या है, एक्स का करेक्टर क्या है, वाई का करेक्टर क्या है, और जो
F1 मिलेगा, उसमें करेक्टर क्या आएगा, और वो हम फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो वो पेटेंट करा लेते हैं, और ये प्रोसेस सालों साल चलती रहती है, क्योंकि उनको पेरेंट पता है, उस पेरेंट का एक ही बीज आएगा, क्योंकि उसको अगर उसी F1 हाइब्रिड को अगर दूसरी साल ग्रो करेंगे तो वो सेग्रीगेट हो जाता है, और उसमें वो ही करेक्टर नहीं रहते हैं जो पिछली साल ग्रो किया था, अगले साल करेक्टर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अगली जनरेशन आ जाती है वो, और बार बार आपको उसी कंपनी का बीज हर बार खरीदना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो सेग्रीगेशन नहीं होता अगर, तो वो क्या होता, उसी बीज को एक बार खरीद लिया और बार बार ग्रो करते रहे, बार बार ग्रो करते रहे। तो ऐसा नहीं होता है, एक बार खरीदा बीज शोइंग की, खत्म हो गया वो सीड, फिर कंपनी से लाओगे, फिर खरीदोगे, फिर शोइंग करोगे, फिर खत्म हो गया। हर साल जितने बार सीजन में जितने बार ग्रो करोगे उतने बार खत्म हो जाएगा। उसे बोलते हैं क्या, F1 हाइब्रिड सीड। ठीक है। अब दूसरा ओपन पोलिनेटेड हाइब्रिड है। ओपन पोलिनेटेड में तो सीधे सिंपल बात है कि उसकी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है, वो बहुत सारे ब्रीडिंग मेथड हैं। जैसे आपकी सिलेक्शन मेथड है, रिकरेंट सिलेक्शन मेथड है, पेडिग्री मेथड है, प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है, ये जो इस बैकक्रॉस मेथड है, ये जो इतने सारे जो ब्रीडिंग मेथड आप पढ़ते हैं, ब्रीडिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें ब्रीडिंग मेथड पढ़े होंगे। इस मेथड के थ्रू आपकी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी रिलीज होती है। इनमें से कोई भी प्रोसेस के थ्रू वैरायटी बनी होगी, एक ब्रीडिंग मेथड के थ्रू ही वैरायटी बनी होगी। उसमें हम क्या करते हैं, अलग 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 ब्रीडिंग जो मेथड होती है, जैसे रिकरेंट सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन है, पेडिग्री मेथड है, बैक क्रॉस मेथड है, और भी जितने टाइप के जितने भी मेथड्स हैं, ये इनकी सबकी प्रोसेस अलग अलग होती है। इतना तो समझ ही रहे हो, सिंपल सी भाषा समझ रहे हो ना, कि भैया ये 5 टाइप की मेथड है, तो 5 टाइप की मेथड में डिफरेंस तो होगा कुछ ना कुछ, तभी तो ये 5 हैं, नहीं तो एक ही क्यों नहीं होती ब्रीडिंग मेथड। समझ रहे बात, उसमें डिफरेंट होता है, सभी में अलग अलग डिफरेंट होता है। तो इसी एक प्रोसेस से कोई भी एक ओपन पोलिनेटेड वैरायटी डेवलप की जाती है। इसमें क्या होता है, तुम लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि रिकरेंट सिलेक्शन मेथड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि 6 से 7 या 8 9, जैसे F9 F10, अगर किसी स्टूडेंट को भी तुम सभी में से किसी ने भी अगर कोई भी ब्रीडिंग मेथड पढ़ी होगी, तो उसमें लास्ट स्टेज आती है सीड मल्टीप्लिकेशन एंड फार्मर डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी जब आप जनरेशन चेक करेंगे जाके, तो वो F7 6 या F6 हो सकता है, F7 हो सकता है, F9 10, लेकिन 6 के बाद का कोई भी जनरेशन होगा वहाँ पे, उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीड को करते हैं, और वो फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन F1 हाइब्रिड में हम सिर्फ F1 सीड को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी सीड को हम फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ रहे बात, समझ रहे कितना बड़ा बेसिक और लॉजिकल और साइंटिफिकली डिफरेंस है ये। अगर ये इस चीज को तुम भूल गए तो कभी ब्रीडिंग नहीं समझ पाओगे, बता दे रहे हैं हम, एक भी स्टूडेंट। हाँ, इसको देखो, हाइब्रिड जो है F1 हाइब्रिड जो मार्केट में बीज आता है, वो सिर्फ पहली जनरेशन का बीज होता है। समझ रहे बात, और वो मार्केट में मिलता है। लेकिन जो ओपन पोलिनेटेड की वैरायटी होती है, वो अलग अलग ब्रीडिंग मेथड से रिलीज होती है। जब वो फार्मर को मिलती है तो वो F9 यानी कि जनरेशन है ना, F9 F8 F6 की से के ऊपर, मतलब 7 8 9, इस किसी किसी मेथड में तो जो पुराने मेथड हैं, उनमें तो 12 13 जनरेशन तक भी जाता है वो, पता है, समझ रहे हैं। तो उस 12 13 जनरेशन का बीज मिलता है फार्मर को, समझ रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक साल अगर बीज बो लिया, तो वो अगले साल उस बीज को थोड़ा बहुत बो सकता है, एक आध साल बो सकता है, शोइंग कर सकता है, तो वो करेक्टर का बीज उसे मिल सकता है। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं शोइंग कर सकता है, 2 4 साल में शोइंग करेगा तो वैरायटी लैप्स हो जाएगी। समझ रहे बात, क्योंकि वो मिक्सचर सीड बन जाएगा, बहुत सारे करेक्टर का बीज आ जाएगा उसमें, क्योंकि बहुत सारे करेक्टर रीजन्स होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर होता है। जब आप ब्रीडिंग में एक कोर्स कोई भी पढ़ोगे, तो उसमें उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिससे वो ब्रीडिंग की जो मेथड होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, जिससे उसकी करेक्टर लैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। इसमें किसी को भी कुछ पूछना है आपको, किसी को भी? हम्म।
हम्म। हम्म। ये हमने ये नो 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 नो, ये हमने कब कहा कि एक ही पेरेंट होते हैं? ऐसा हमने तो बिल्कुल नहीं कहा है कि एक ही पेरेंट होता है। अब इनमें सारे आप, आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप एक तो हाइब्रिड को मिक्स कर रहे हैं ओपन के साथ। हाइब्रिड को ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के साथ मिक्स मत करिए। ओपन पोलिनेट क्या होता है कि जो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक ब्रीडिंग मेथड है रिकरेंट सिलेक्शन। जैसे ब्रीडिंग मेथड है जैसे रिकरेंट सिलेक्शन अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे टोमेटो का हमें ब्रीडिंग वैरायटी डेवलप करनी है, ठीक है, सपोज टोमेटो की वैरायटी, तो उसमें क्या करते हैं हम कि खुद से क्रॉसिंग नहीं करते हैं, 5 6 10 वैरायटी को करते हैं सीड। लोकल वैरायटी भी हो सकती हैं वो, कहीं का भी सीड हो सकता है। उस बहुत सारे वैरायटी को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद एक फील्ड में ग्रो कर देते हैं। ये क्या होता है, F1 जनरेशन हुआ, ग्रो कर दिया, सारे बीज को मिक्स किया, उसमें ना कोई नॉन वैरायटी है ना आइडेंटिकल वैरायटी है, कोई भी वैरायटी नहीं है उसमें, बस सीड है बहुत सारा, और अलग अलग वैरायटी का है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी का मतलब अलग अलग करेक्टर का है, और उसको सोइंग कर दिया एक फील्ड के अंदर। लेकिन क्रॉस पोलेंटेड वैरायटी होना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग के लिए छोड़ते हैं, जैसे जो भी क्रॉस पोलेंटेड वैरायटी है वो हम ओपन फील्ड में शोइंग कर दिए सपोज। और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, रिकरेंट सिलेक्शन। उसमें क्या करते हैं, सीड को शोइंग कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि एफ जो सीड बनेगा उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, तो वैरायटी का जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जर्मिनेशन का पैरामीटर लेते हैं, कितने दिन में जर्मिनेट हो गया। तो हम अर्लीनेस वैरायटी लेनी है, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है ना। अर्ली वैरायटी अगर सेलेक्ट करनी है तो अर्ली सीड को हम, अर्ली प्लांट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर वो या हमें कलर के बेसिस पे वैरायटी डेवलप करनी है, क्योंकि जब आप वैरायटी डेवलप करने जाते हैं तो आपको पहले करेक्टर पता होते हैं कि किस करेक्टर की वैरायटी आपको डेवलप करनी है। समझ रहे बात? अगर आपको ये पता है कि किस करेक्टर की वैरायटी डेवलप करनी है, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट उसमें काम करता है उसे ये पता होता है कि किस करेक्टर की वैरायटी डेवलप करनी है, तभी वो काम स्टार्ट करता है। पहले उसको डिफाइन करना होता है कि मैं इस करेक्टर की वैरायटी चाहता हूँ डेवलप करना। तो उस करेक्टर के सीड वो लेगा, मिक्सर बनाएगा, फील्ड में शोइंग करेगा, और ओपन पॉलिनेशन के लिए फील्ड को छोड़ देगा। ओपन पॉलिनेट क्रॉस होंगी, वो ओपन क्रॉस होंगी, क्रॉस पॉलिनेटेड एजेस। अब लोग ये बंद करिए, म्यूट करिए, इसे म्यूट करिए। राठौर, राणा दोनों। तो इसमें हम ओपन क्रॉस के लिए छोड़ देते हैं। तो कोई भी ओपन क्रॉस पोनेंटेड, तो उसके बाद वो F1 में जो बीज मिलेगा, जैसे हमने मिक्स करके बीज बोया, फिर वो उसमें जो जो आपके करेक्टर के, हर्षिता कहाँ है, हर्षिता, हेलो, हर्षिता। जो जैसे इसमें क्या करते हैं कि जैसे जो जो करेक्टर, जैसे हमने बताया ना कि किस करेक्टर की आपको वैरायटी डेवलप करनी है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है हर्षिता, आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली कि जो जो करेक्टर की आपको वैरायटी डेवलप करनी है, तो उस करेक्टर के हम बहुत सारे मिक्सर से प्लांट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उस प्लांट के बीज को हम सिलेक्ट करके, कलेक्शन करके उसे रख लेते हैं, और उस बाकी प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सबको हटा देते हैं उनको। जो प्लांट को आपको चाहिए था वो ले लिया, क्योंकि ओपन क्रॉस है, ये पता नहीं जो क्रॉसिंग हुई है वो कहाँ का पॉलन आया है किसी को नहीं पता। वो सिर्फ आपको करेक्टर का मिला है, नेचुरल हुआ है, ओपन पॉलिनेशन बोलते हैं, क्योंकि वो आपने हैंड पॉलिनेशन नहीं किया, हैंड इमेस्कुलेशन नहीं किया, तो वो तो इंसेक्ट के थ्रू हो गया, एयर के थ्रू हो गया, कहीं से भी, तो वो ओपन हो गया। आपने सीड को सिलेक्ट किया, अगले साल फिर से शोइंग किया, वो क्या होगी, F2 जनरेशन। फिर शोइंग किया, आपको आपको करेक्टर पता है पहले से, रजिस्टर में लिख रखे हैं आपने कि मुझे लाल कलर का टमाटर इतने साइज का चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट चाहिए प्लांट, और जो भी करेक्टर हैं आपके, लाइकोपिन कंटेंट है या कुछ भी करेक्टर हैं, वो डिसाइड होते हैं पहले, वो डिसाइड किए, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उनको शोइंग करते हैं।
शोइंग किया, शोइंग करके फिर से उसी करेक्टर के प्लांट को आइडेंटिफाई किया, सीड को सेलेक्ट किया और रख लिया, हार्वेस्ट किया, रख लिया, बाकी प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया, सीड मिल गया आपको। फिर उसके बाद F2 हो गया, F2 को F3 जनरेशन के लिए शोइंग किया, फिर आपने सेलेक्ट किया, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, F4 हो गया, F4 में सेलेक्ट किया, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे करते करते हम 8-9 साल तक चलते हैं, यानी कि 8-9 जनरेशन तक चलते हैं, 8-9 जनरेशन तक। तो उसमें प्योरिटी आ जाती है, समझ रहे बात? उसी प्लांट्स के सीड में प्योरिटी आ जाती है। जब वो प्योरिटी आ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा 8-9 जनरेशन के बाद कि ये जो सीड है, ये सीड ही सबसे बेस्ट सीड है जितने हमने सेलेक्ट किए थे। और वो डिफरेंट, जो आप जो आप करेक्टर डिसाइड करना चाहते थे, उस करेक्ट के अकॉर्डिंग ये सीड परफॉर्म कर रहा है, उसे हम नोटिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। वो ब्रीडिंग प्रोसेस हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे ब्रीडिंग वैरायटी रिलीज होती है। अभी तो आप ये समझ गए कि ये वैरायटी की जो मेथड है वो क्या है, ओपन पोलिनेशन क्या होती है और वो हाइब्रिड क्या होती है। समझ गए बात? ब्रीडिंग जो रिलीज होने की प्रोसेस है वो अलग बताएंगे आपको, ठीक है? समझ गया भाई हर्षिता? और कुछ पूछना है? समझ गया ना? बेसिक डिफरेंस सभी लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, इसमें इससे इजी कोई नहीं बताया अपना। ठीक है, ठीक है। नर्सरी तो आप लोग बना ही लेंगे, FIM डालते हैं, उसके बाद जो भी आपकी ओपी वैरायटी का हाई सीड्स है और वो सीड रेट के हिसाब से आप ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट करिए टेबल को। नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें भी वही है कि FIM वगैरह कैसे देना है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसप्लांटिंग में। तो ट्रांसप्लांटिंग में हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि कितने दिन की नर्सरी होना चाहिए हमारी, और नर्सरी के बाद आप लोग उसको लगा सकते हैं मेन फील्ड में। तो 35 से 40 दिन की नर्सरी होना चाहिए। और जो उसकी हाइट के बेसिस पे अगर देखना चाहें तो 15 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, जिसमें 4 से 5 लीव्स होना चाहिए, है ना? और उसको हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। प्लांटिंग का डिस्टेंस अगर स्प्रेडिंग टाइप वेराइटी है तो 75 into 60 सेंटीमीटर रखते हैं। नॉन स्प्रेडिंग है तो 60 into 60। स्मॉल वेराइटीज़ है तो 60 into 75। इस टाइप की हम स्पेसिंग करके और प्लांटिंग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए। उसके बाद आते हैं हम मैन्योर फर्टिलाइजर में। प्लांटिंग कर दी, फिर फर्टिलाइजर कर दिया हमने। फर्टिलाइजर में क्या करते हैं मोस्टली हम 20 से 25 टन FIM, जो वेल डिकम्पोज्ड होना चाहिए, अच्छे से सड़ा हुआ गोबर की खाद होती है, 20 से 25 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इसे अप्लाई करते हैं। और अगर केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो नाइट्रोजन हम देते हैं 120 kg, और फॉस्फोरस देते हैं हम 60 kg, और पोटास देते हैं हम इसमें 80 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सॉइल के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं कि 1/3 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन का और फुल डोज फॉस्फोरस और पोटास का यूज कर देते हैं जब हम सॉइल की प्लांटिंग करते हैं। जब हम प्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं प्लांट्स की, उस टाइम पे हम इसमें सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उसे मिक्स कर देते हैं। तो उसके साथ में वो उसमें मिक्स हो जाता है वो, ठीक है। और उसके बाद हम प्लांटिंग कर देते हैं। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग, जो 1/3 पार्ट बचा हुआ है, 1-2 पार्ट्स, उसे हम पहला पार्ट हम देते हैं 25 से 30 दिन के बाद आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। और जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है वो 45 to 50 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद हम उसमें वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं हम फर्टिलाइजर का। ठीक है, उसके बाद बीमारियां भी आती हैं, कुछ डिजीज़ वगैरह भी लगते हैं। तो पहला जो डिजीज़ होता है ब्रिंजल में, वो बैक्टीरियल विल्ट होता है। बैक्टीरियल विल्ट में पत्तियां सूखने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, रूट्स वगैरह, और ड्राइनेस आ जाती है प्लांट्स में। इसके लिए हमें बचाव के लिए सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो बाविस्टिन का होता है 2 ग्राम/kg सीड के हिसाब से। बाविस्टिन 2 ग्राम लेंगे, और 1 ग्राम 1 kg हम सीड लेते हैं। 2 ग्राम बाविस्टिन 1 kg सीड के लिए सफिशिएंट होती है, और हम उसे मिक्स कर देते हैं उसमें। ठीक है, और उसके बाद हम ब्लांचिंग पाउडर का भी यूज करते हैं 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, इसके बैक्टीरियल बिल्ट के रेस्ट उसके लिए और कंट्रोल के लिए।
और इसके बाद हम क्रॉप रोटेशन, अगर किसी फील्ड में ये आ गया है तो क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें क्रॉप रोटेशन नहीं किया है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और दिक्कत हो जाती है, फिर से उसी क्रॉप में आ जाएगा वो। तो इसमें हम अगर सोलेनेसियस क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो कूल सीजन वाली क्रॉप हम ग्रो कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमें उसके बाद आती है डिजीज़ है, नेक्स्ट है फामोसिस ब्लाइट। इसका हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 30 सेकंड के लिए, 30 मिनट के लिए। उसमें हम बॉयल करते हैं, उसे गर्म करते हैं पानी में, और उसके बाद डिजीज़ को किल कर देते हैं। और कैप्टन थायरम का भी यूज़ कर सकते हैं 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से। आप लोग जहाँ पे भी मेथड्स में कहीं पे दिक्कत होती है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, इसको थोड़ा पढ़ लेना कि क्या होता है, कैसे करते हैं हम, ठीक है। अगर हम अभी भी इसको बताना शुरू कर देंगे तो तुम्हारा लेक्चर रह जाएगा फिर। तो थोड़ा सा देख लिया करो, नोट कर लिया करो, बाद में पूछ सकते हो तुम, ठीक है। या अभी भी पूछ सकते हो थोड़ा, लेकिन ये छूट जाता है फिर वही टॉपिक फिर शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका आता है डंपिंग ऑफ डिजीज़ भी है। इसमें क्या करते हैं हम, डंपिंग ऑफ डिजीज़ जो जो नर्सरी बनाते हैं हम प्लांट्स की, तो नर्सरी बनाने के टाइम पे डंपिंग ऑफ डिजीज़ आता है, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, कैप्टन और थायरम का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करो, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। डंपिंग जो डंपिंग ऑफ डिजीज़ आती है, पीछे करो, बैक करो, एक स्लाइड है। डंपिंग ऑफ डिजीज़ में हमें बाविस्टिन का यूज करना होता है, थायरम का यूज करते हैं हम। इसमें एग्रॉन भी आता है, एक एग्रॉन केमिकल्स आते हैं जिससे हम कैप्टॉन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम डंपिंग ऑफ डिजीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। एक इंसेक्ट होता है इसमें, फ्रूट एंड शूट बोरर। फ्रूट एंड शूट बोरर, बैक करो, बैक। फ्रूट्स एंड शूट बोरर जो होता है वो, उसमें क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जब आप देखते हैं उसको, फ्रूट को जब आप घर पे सब्जी बनाने के लिए ले जाते हैं तो उसमें कीड़े निकलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रूट बोरर, ठीक है। और ये जब ये शूट से जाता है, शूट में अंदर जाता है सॉइल से, और वो प्लांट को डैमेज करते हुए सीधा सीधा फ्रूट में पहुंच जाता है, और वहाँ पे एगिंग करता है। वो एगिंग करने के बाद में जब वो फ्रूट ज़्यादा दिन तक पेड़ में लगा होता है, और जैसे जैसे फ्रूट डेवलप होता है वैसे वैसे इंसेक्ट भी डेवलप होता है। तो जब आप उसे काटते हैं तो उसमें लार्वी निकलती है उसकी। तो ये बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी रेजिस्टेंट वेराइटियाँ हैं। और अगर थोड़ा बहुत अगर अटैक होता है रेजिस्टेंट वैरायटी के लिए, तो रेजिस्टेंट वैरायटी में भी अगर कभी कभार अटैक होता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं है तो सारे फ्रूट्स में कीड़े निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक होता है उसका। तो अगर आपकी रेजिस्टेंट वैरायटी में भी थोड़ा बहुत अटैक हो रहा है तो मोनोक्रोटोफॉरा जो इंसेक्टिसाइड होता है, रोगोर के नाम से जाता है, ये 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से इसको फ्लावरिंग टाइम पे स्प्रे कर देते हैं। ये फ्लावरिंग टाइम पे क्यों करते हैं स्प्रे? फ्लावरिंग टाइम पे इसलिए करते हैं कि इसकी जो इंसेक्ट्स होती हैं, जो निम्फ होता है इसका, वो एगिंग कर देता है फ्लावर के ऊपर। अगर फ्लावरिंग के ऊपर एगिंग कर देता है तो वो एग्स को वहाँ छोड़ देता है, और जब वो पॉलिनेशन होगा, क्रॉसिंग होगी, तो ओवरी डेवलप होगी, तो वो उसमें एंटर कर जाता है वहाँ से। तो जैसे एंटर करेगा तो वो फ्रूट के अंदर पहुँच जाएगा, फ्रूट के अंदर पहुँचेगा तो वो उसकी बहुत ज़्यादा फ्रूट में मात्रा मिलेगी, आपको कीड़ों की बहुत ज़्यादा कीड़े मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके कंट्रोल के लिए और क्या करते हैं, दूसरा उपाय ये भी है कि आप फेरोमोन ट्रैप्स होती हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, जो कि 100 ट्रैप्स को लेते हैं और 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है, जिसको हम उसमें फील्ड में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं यूज़, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं फेरोमोन ट्रैप से भी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक छोटा सा पैकेज है कि कैसे आप कम से कम उसमें इंटीग्रेटेड यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सीड ट्रीटमेंट्स वगैरह है वो कैसे कैसे करेंगे तो आपको थोड़ा उसमें इन्फेक्शन कम होता है। जैसे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप ट्राइकोडर्मा का, ये बायो फर्टिलाइज़र होते हैं,
जिससे आपके स्यूडोमोनास वगैरह है, इसका भी यूज कर सकते हैं। और 10 kg पर केजी ऑफ सीड्स के लिए यूज किया जाता है, 10 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के लिए यूज किया जाता है स्यूडोमोनास। ये बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि आपको नाइट्रोजन्स वगैरह, फास्फोरस वगैरह प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं, और रेजिस्टेंट पावर थोड़ा डेवलप होता है इनसे। नर्सरी सीडलिंग में आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्यूडोमोनास का, जो कि अच्छे से वाटर उसमें मिक्स करके, और शिल्ट ऑफ वाटर में लीटर 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में इसको मिक्स करके डाल सकते हैं आप उसमें। उसके बाद सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं नीम केक का। नीम केक का अगर सॉइल एप्लीकेशन 250 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं तो आपको अच्छे से उत्पादन मिलेगा। डिसीज और इंसेक्ट बहुत कम आते हैं उसमें नीम केक यूज करते हैं तो। आप लोग जानते हैं नीम केक थोड़ा वैसा होता है, कड़वा टाइप का। मेज को भी आप बॉर्डर पे लगा सकते हैं। मेज बॉर्डर क्रॉप अगेंस्ट इम्प्रूवमेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ वाइट फ्लाइज। वाइट फ्लाई का थोड़ा सा अटैक अगर होता है तो वायरल डिजीज के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होती है वाइट फ्लाई। तो मेज की क्रॉप को आप बॉर्डर पर लगा सकते हैं, जिससे वाइट फ्लाई उधर अटैक्ट हो जाती है और आपके क्रॉप में नहीं आती है। यूज ऑफ येलो सकी ट्रैप्स, जो सकिंग टाइप के ट्रैप्स होते हैं जिसमें वैक्स वगैरह लगी होती है और उसमें इंसेक्ट लगा होता है, जिससे वो शकिंग करते हैं इंसेक्ट और वहीं पे किल हो जाते हैं वाइट फ्लाइज वगैरह। इसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो इसके बाद आता है आपका चिविंग टाइप की भी यूज करते हैं। क्लिपिंग जो होती है वो कर सकते हैं आप, जैसे आप जो ब्रांच इन्फेक्टेड हो गई है उसके हम रिमूव कर सकते हैं प्लांट्स को। प्लांट से जो ब्रांच अगर इन्फेक्टेड हो गई है, इन्फेक्टेड ब्रांच कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे आपके ब्रिंजल का पेड़ है, उसकी कोई भी एक ब्रांच अचानक से सूख रही होगी, वो ड्राई जैसे होती है, समझ जाओ उसके अंदर कीड़ा है, तो उससे आप क्लिपिंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसे, कटिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रूनिंग कर सकते हैं उसकी, तो उसके बाद वो कम हो जाएगा इन्फेक्शन उसका। और नीम ऑयल का फॉर्मुलेशन आप 10,000 ppm का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें उससे कंट्रोल मिल जाएगा बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह से। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रिंजल को हार्वेस्ट करने के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ध्यान रखना चाहिए कि उसको फ्रूट शुड बी द लार्ज साइज का होना चाहिए। गुड साइज जो मार्केटेबल साइज होती है उस साइज की होना चाहिए, और नाइफ से काटना चाहिए, उसे चाकू से काटना चाहिए। ब्रिंजल को ऐसे पकड़ के निकालते हैं तो उसकी ब्रांच भी निकल जाती है और वो नुकसान हो जाता है प्लांट का, जिससे हमारे पेड़ को डैमेज होता है और उसमें इंसेक्ट और डिजीज का अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हार्वेस्टिंग की मेथड्स है थोड़ी सी। उसके बाद आप वैरायटी की यील्ड दे सकते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी में आपको 60 से 80 टन पर हेक्टेयर मिल रहा है यील्ड, और इसमें आपको 25 से 30 टन पर हेक्टेयर मिल रहा है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी में। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना डिफरेंस होता है इन दोनों वैरायटी में, जिससे आपको प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। तो आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं हाइब्रिड का, और उसके बाद वो आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपके रेफरेंस बुक्स हैं बहुत सारे, तो इनमें जाके आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो इन बुक को रेफर कर सकते हैं आप लोग। ये सब ICAR के बुक्स हैं, तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर तो आप लोग ले ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो सवाल करिए, आप पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? हर्षिता, आकाश के, शिला। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो। हर्ष। ओके ओके, वेलकम। क्या क्या?
अब देखते हैं, वो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसलिए इस पे ले रहे हैं, वैसे तो उसी पे होगी वो। ठीक है। अगर उसमें नहीं हो पाएगी तो इस पे लिया करेंगे, है ना। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ओके। ठीक है। थैंक यू। वन बाय वन आप लोग लेफ्ट हो जाइए से। ओके। थैंक। और अगर देखना होगा तो ये वीडियो आपको वहां मिल जाएगा आपके एलएमएस में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।